नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईरान और अमेरिका और इजराइल की राजनीति ने भारत को तबाह कर दिया है। गैस की कीमतें, तेल की कीमतें, इन सबको लेकर आदमी डरा हुआ है। मोदी जी के भाषण और डराते हैं और साबित करते हैं कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। अभय दुबे जी से मैंने शानदार बातचीत की है, सीधा लेके चलता हूँ, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। खबरें पुष्ट नहीं है, लेकिन जयराम रमेश ने लिखा है और बाकी तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये खबर खंडन भी नहीं किया है, किसी ने पुष्ट भी नहीं किया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, युद्ध के बीच वो मध्यस्थता कर सकता है। सोचिए आप, जी। वो जो देश बिल्कुल खस्ता हालत में था, जिसकी इकोनॉमी जीरो हो चुकी थी, आतंकवाद चरम पर था, देखिए भारत की विदेश नीति के फेल हो जाने के कारण आज वो पाकिस्तान इस स्टेज में आ गया कि ये चर्चा चलने लगी कि वो ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच मध्यस्थता कर सकता है। भारत के लिए इतना स्वर्णिम काल था अगर मोदी जी इस बात को शुरुआत में कह देते। बात करते ट्रंप, उनके माय फ्रेंड ट्रंप हैं, ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। अगर ये मोदी जी कहते कि मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, तो वास्तव में वो विश्व गुरु होते और भारत का नाम भी बहुत ऊंचा होता। अब आके कह रहे हैं कि देश को बड़े संकट के समय के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कोरोना की याद दिला रहे हैं, और कोरोना में तो क्या हालत थी, ना अस्पताल थे, ना जलाने के लिए जगह थी, शमशान गिरे फुल थे। क्यों डरा रही है सरकार? और बहुत बुरा हाल हो रहा है। 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस मिल रही है। चाय मुझे पीने का शौक है, मैं चाय की दुकानों पे जा रहा हूँ तो चाय की दुकानें बंद होती जा रही हैं, लोग मजदूर वापस आ रहे हैं। अजीब स्थिति है, देश में सरकार नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। इन हालातों पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के मध्यस्थता करने की बात है, मैं आपकी इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि नरेंद्र मोदी ने मौका खो दिया। नरेंद्र मोदी ने 2 मौके खोए, एक मौका नहीं खोया। एक मौका तो उन्होंने ये खोया कि वो अगर ठीक से अपने आप को पेश करते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो इस वक्त वो अ, इस युद्ध में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली मध्यस्थ बनकर उभर सकते थे। जो ट्रंप प्रशासन में ही जो अमेरिका के रक्षा मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं, कर्नल डगलस मैकग्रेगर, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, तो अपने वीडियो में डगलस मैकग्रेगर ही बताते हैं कि ट्रंप को चाहिए कि सबसे पहले वो एक मध्यस्थ ढूंढे, ऐसा मध्यस्थ जो कि अ, इस पूरे मसले में एक पक्ष ना हो, यानी इस समस्या का अंग ना हो, बल्कि समस्या इससे अलग खड़ा हुआ हो। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि युद्ध से पहले जब जिस तरीके से वो इजराइल चले गए, युद्ध से 36 घंटे पहले, उससे सारा मामला गड़बड़ा गया। उसके बाद दूसरी गड़बड़ी उन्होंने ये की कि उन्होंने जब युद्ध के पहले दिन ही अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या कर दी गई, नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर शोक भी व्यक्त नहीं किया और आज तक शोक व्यक्त नहीं किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने तीसरी गड़बड़ ये की कि संयुक्त राष्ट्र में जब खाड़ी के देश एक प्रस्ताव लाए ईरान के खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी ने भारत को उसका को स्पॉन्सर बना दिया। चौथी गड़बड़ी ये उन्होंने की कि जब ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देना शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी ने ईरान के हमलों को घातक बताकर उसकी निंदा की। अच्छा, इन चार गलतियां जो आप देख रहे हैं, इन चार गलतियों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि उसमें नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए। अब अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को मध्यस्थ के रूप में मतलब मान लीजिए वो डोनाल्ड ट्रंप की चिरौरी करें और कहें कि भाई हमें मध्यस्थ बना लीजिए आप, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे और मुझे नहीं लगता कि ईरान भी इस बात को मानेगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो एक तरह से अपना नाम कैंसिल करवा लिया। उनकी विदेश नीति का जो रवैया था, उसमें उन्होंने अपना नाम कैंसिल करवा लिया। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में उभरने से चूक गए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके सवाल का दूसरा पहलू है, वो ये है कि इस वक्त देश की जो हालत है, उसमें जिस तरीके नरेंद्र मोदी ने कितनी देर कर दी संसद में, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, वो भी आधा अधूरा वक्तव्य था। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस चर्चा काफी हो भी चुकी है वैसे। कल मैंने 4 PM के मंच पे भी उसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ था, उसी वक्त उन्हें ये भांप लेना चाहिए था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, वो किस संकट का शिकार होने के लिए जा रही हैं। लेकिन ऐसा ना करके उनके जो चहेते मंत्री हैं, और एप्स्टीन के भी चहेते मंत्री जो हैं, श्री हरदीप पुरी, वो इस तरह का बयान देने लगे कि हमारे पास बहुत है, हमारे पास सब कुछ है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं।
अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि सारा देश जो है ना, ऊर्जा की भींच में, ऊर्जा की कमी के संकट का शिकार हो गया। अब इसमें सरकार बार-बार झूठ पे झूठ बोलती रही। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि वो सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि बड़े पैमाने पर इसका ब्लैक मार्केट हो रहा है। काला बाजार में गैस गैस बिक रही है। जो गैस एजेंसियां हैं, उनके सरकार का कहना है कि उनके पास तो गैस है। अगर उनके पास गैस है तो वही गैस एजेंसियां पिछले दरवाजे से लोगों को बहुत महंगा सिलेंडर, हजारों रुपए में सिलेंडर क्यों बेच रही हैं? सब इस आपके घर में घरों में जो काम करने वालियां हैं और जो है तमाम सब लोग इस समस्या के शिकार हैं। बहुत लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है। दूसरों के जिनके घर में गैस है वो खाना बना के उनके यहाँ भेज रहे हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान में लोगों का काम चल रहा है। तो सर नरेंद्र हमारे मोदी यहाँ एक सेकंड रुकूंगा, बड़े मजेदार बात। हमारे यहाँ एंकर है सुष्मिता, उसने फोन किया, मैं मुंबई में था, बोले सर क्या कुछ दिन आपके घर में रुकने को मिल जाएगा मुझे? मैंने कहा क्या हुआ? बोले छोटे वाला सिलेंडर जो है दुगने रेट पे भी भरने को तैयार नहीं है, दुगने रेट दिए हैं तो एक भर पाया है, उसने कहा अब दोबारा मिल नहीं पाएगा। पत्रकारों की भी हालत खराब है, पत्रकारों को कैसे मिल पा रही है? हाँ, नहीं, काफी हालत खराब है। उन लोगों के यहाँ जरूर गैस आ पा रही है जो पीएनजी यानी पाइप्ड गैस जिनको आती है, उनको वहां मिल रही है गैस अभी। लेकिन जो लोग सिलेंडर के जरिए गैस लेते हैं, गैस एजेंसी सिलेंडर उनमें बांटती है, वहां सबके सामने दिक्कत है। जो बहुत शक्तिशाली और बहुत वैसे लोग हैं, मनसबदार लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो लोग मध्यवर्ग के लोग हैं, तनख्वाह वेतन भोगी हैं, उनको उनको और श्रमजीवी हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको तो बहुत ही दिक्कत है। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात ठीक कही। ये बात लेकर उन्होंने बहुत पहले कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये संकट ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म होने पे खत्म हो जाएगा। ये संकट इसके बाद भी लंबी दूरी तक चलता रहेगा। मोदी जी ने केवल कृषि क्षेत्र को रेखांकित किया और कहा कि किसानों को इसलिए फर्टिलाइजर का, उर्वरक का संकट आएगा, लेकिन हम पहले भी करते रहे और अभी भी करते रहेंगे, उनको खाद जो है वो कम दामों में ही मिले। लेकिन वो भूल गए कि इस देश में जगह-जगह जो औद्योगिक इलाके हैं, उनमें फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं। दिल्ली के आसपास तो बहुत त्राहि-त्राहि मचा हुआ है। पानीपत की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, सोनीपत की फैक्ट्रियां 40-50% करीब बंद हो चुकी हैं, हिसार की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, इधर सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और ये सारे के सारे मजदूर जो है एक रिवर्स माइग्रेशन, गांव से पहले शहरों में गए थे नौकरियां करने के लिए, अब शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए रोजगार खत्म हो गया है। गुजरात में, मोदी जी के गृह राज्य में, मोरबी में, जहां पर टाइल्स बन के सारी दुनिया में सप्लाई होती है, पूरा का पूरा 60,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है मोरबी। वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भट्टियां, वो जो क्लिन्स हैं, जिनके अंदर टाइलें पकती हैं, वो गैस चलते हैं और गैस उपलब्ध नहीं है, इसलिए सब वो बंद पड़ी हुई हैं। तो ये जो अब मोदी जी ने अपने भाषण में नहीं कहा कि ये जो हजारों मजदूर हैं, जो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो मेरी समझ में आया है, कम से कई लाख मजदूर जो हैं वो अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मोदी जी और सरकार के पास उनके लिए क्या इंतजाम है? कैसे वो उनको उन जगहों में रोकें ताकि वो कम से कम 1-1.5 महीने ही इंतजार कर पाएं, युद्ध खत्म हो जाए और फैक्ट्रियां दोबारा शुरू हों और फिर से उन्हें रोजगार मिल पाए। ये सब कैसे होगा? मोदी जी के पास इसका कोई संरचना नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो मोदी जी इस देश का असली नेता बनने का मौका भी उन्होंने खो दिया। अगर वो ऐसे मौके पर निकल पड़ते और अपने मंत्रियों को सनद्ध करते, पहले से योजना बनाते, उनके पास इतनी बड़ी टीम है, सरकार से बड़ी टीम किसके पास हो सकती है? कितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है उनके पास। अगर वो लिस्टें बनाते कि कौन-कौन क्षेत्र हैं जो इस युद्ध की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, वो कमी के शिकार हो सकते हैं, और उनको हम किस-किस तरीके से राहत दे सकते हैं। केवल एक्सपोर्टर्स के लिए, एक्सपोर्टर चूँकि ताकतवर लॉबी होती है, पैसे वाली लॉबी होती है, तो एक्सपोर्टर को होने वाले नुकसान के लिए उन्होंने 400 या 600 करोड़ का एक फंड निकाल के रखा है कि भाई उनको राहत देने के लिए इससे हम कुछ थोड़ी बहुत उनके नुकसान की भरपाई कर देंगे। बाकी सामान्य मजदूर, आम लोगों के लिए उनके पास ना कोई फंड है, ना कोई योजना है, और ना ही उनकी दृष्टि में वो लोग हैं। ये हालत है। तो मोदी जी, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक नहीं 2 मौके खोए हैं। उस देश का नेता भी नहीं बन पाए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख जो बढ़ा सकते थे, वो मौका भी उन्होंने खो दिया। बिल्कुल ठीक बात है, 2 बड़े मौके खो दिए, और ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है वो एक खतरनाक, इसमें एक और बात संजय जी मैं कह दूं छोटी सी, अगर आप माफ कीजिए, वो ये है कि ये जो पाकिस्तान वाला एंगल आ रहा है, हाँ हाँ, इसमें शहबाज शरीफ ने एक एक्स पर एक पोस्टिंग की है छोटी सी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और उस पोस्टिंग को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर रिपोस्ट किया है। वो मैंने पढ़ी है पोस्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मिली, वो पोस्टिंग मैंने पढ़ी है। उसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तैयार है मध्यस्थता करने के लिए, इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन कर लेते हैं, शांति चाहिए सबको वगैरह, इस प्रकार की बातें कही गई। इसका सीधा मतलब है कि ये सारी बातें ट्रंप उनसे करवा रहे हैं। अच्छा, जिन दो देशों का और नाम लिया जा रहा है, तुर्की का और मिस्र का, उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान का नेतृत्व ट्रंप की जेब में पड़ा हुआ है, तुर्की का नेतृत्व ट्रंप की जेब में नहीं पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मिस्र का नेतृत्व ट्रंप की जेब में नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का नेतृत्व तो बिल्कुल जैसे ट्रंप के घर में काम करने वाले नौकर होते हैं उस किस्म का है। इसलिए मुनीर से कुछ कह देंगे तो मुनीर वो पोस्ट कर देंगे, शहबाज शरीफ से कर देंगे तो वो शहबाज शरीफ वो पोस्ट कर देंगे, इसी तरीके से करेंगे वो। तो वो ट्रंप एक सीन बना रहे हैं। उन्होंने जो 5 दिन का युद्ध विराम तो नहीं कह सकते उसको, उन्होंने केवल ईरान के जो ऊर्जा संबंधी ठिकाने हैं उन ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे ये वायदा किया है, और जगहों पर हमला इजराइल की तरफ से भी जारी है और अमेरिका की तरफ से भी जारी है। तो ये जो 5 दिन की मोहलत उन्होंने निकाली है, इस मोहलत को एक असली जामा पहनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को एक्टिवेट किया है। पाकिस्तान उनका प्यादा है, बादशाह जिस चाहे प्यादे को जब चाहे तब एक्टिवेट कर सकता है। तो ये ट्रंप की चाल है जो चली जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। कारण क्या है, अमेरिका डर क्या है? क्योंकि ईरान जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, रणनीति बना रहा है, अमेरिका को पूरी तरह समझ में आ गया है कि ईरान के पास वो हथियार हैं जिनका जिक्र कभी हुआ नहीं। मोसाद क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस अपने आप को बिल्कुल बादशाह समझती है, उसको पता ही नहीं था कि ईरान पे ऐसे घातक हथियार भी हैं। ये युद्ध क्या आपको रुकता हुआ नजर आ रहा है, या युद्ध अभी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या स्वरूप होगा? देखिए, इजराइल इस समय दुविधा में फंस चुका है। अच्छा, क्योंकि ना नेतन्याहू के पास अपनी जनता को कुछ दिखाने के लिए है कि आपने 25 दिन तक युद्ध किया, इतना महंगा युद्ध किया, हम पे भी हमले हुए, हमने भी दूसरों पे हमले किए। सवाल यह है कि वो अपनी जनता को क्या दिखाएंगे। इसी तरह की दुविधा में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, वो अपनी जनता को क्या दिखाएंगे। इसमें दिखाने के लिए अगर किसी के पास है तो केवल ईरान के पास दिखाने के लिए है। ईरान को दिखाने के लिए है कि भाई दुनिया की इतनी 2 बड़ी ताकतों ने हमारे ऊपर इतना हमला किया, इतनी हाईटेक उनकी आर्मी है, सब कुछ है, और हमने उनका जम के मुकाबला किया। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं ब्रिगेडियर वाहिदी का कल मैं बयान सुन रहा था। वो खुद कुर्सी पे बैठकर फारसी बोल रहे थे और अंग्रेजी में उनका लिखा अनुवाद सामने आ रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम 10 साल तक लड़ सकते हैं इजराइल से और अमेरिका से। यहाँ तो आ रहा था कि 25 दिन में ये हालत हो गई है। इतना पैसा खर्च हो गया है अमेरिका का कि डोनाल्ड ट्रंप को और भी ज्यादा बजट लेना पड़ेगा अपनी संसद से, और संसद और बजट देने के लिए उनको तैयार नहीं है। तो वो काफी चक्कर में लोग फंस गए हैं, क्योंकि इनकी योजना के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ इस युद्ध में। अब तो ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं ये दोनों कि किसी तरह कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे इज्जत बच जाए, प्रतिष्ठा का क्षय ना हो। इसीलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 5000 अपने मेरीन कमांडो भेजे हैं वहां से, जो अभी तक पहुंचे नहीं है फारस की खाड़ी में। जब वो 5000 कमांडो पहुंचेंगे, फिर उनका थोड़ा सा जो उनसे ऑपरेशन करवाना है, उस ऑपरेशन के लिए उनको थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब वो तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्हें मेरे ख्याल से 4-5 दिन की जरूरत थी। तो वो 4-5 दिन ऐसा लगता है कि 4-5 दिन इस अपने हथकंडे के जरिए ट्रंप ने हासिल किए। अब सवाल ये है कि वो कमांडो क्यों बुलाए गए, ये भी सोचने की बात है। कमांडो, मुझे लगता है कमांडो से वो कुछ ऐसा एम्फीबियस यानी जल और थल दोनों पे होने वाला एक ऐसा ऑपरेशन कराना चाहते हैं जिससे जो खर्ग आइलैंड है ईरान का, उस खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लें। अगर वो खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे तो ईरान को मजबूर कर पाएंगे कि वो होर्मुज का जो कंट्रोल है उस कंट्रोल में अमेरिका की साझेदारी स्वीकार कर ले। अच्छा, ईरान तैयार बैठा हुआ है। ईरान तो वायुसेना वाला देश है नहीं, वायुसेना तो उसके पास ना के बराबर है। नेवी भी उसकी बहुत कमजोर सी थी, जो भी थी वो इन लोगों ने खत्म भी कर दी, उसको और नुकसान भी पहुंचा दिया। लेकिन ईरान की जो थल सेना है वो बहुत मजबूत है, वो हमेशा से मजबूत रही।
वो लोग तो उनको युद्ध लड़ने को मिल नहीं रहा है, वो बड़े बेचैन है, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिकी इजराइल सैनिक आए और फिर उनसे वो ढंग से निपटें, क्योंकि वो बहुत भयंकर लड़ते हैं, वो बहुत मारे जाएंगे ये लोग। तो वो अब डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि ऊपर से हम अपने B-52 जो बम वर्षक हैं उनके, उनसे हम जबरदस्त कारपेट बॉम्बिंग कराएंगे। उन कारपेट बॉम्बिंग की वजह से ईरान की थल सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी और हमारे ये जो एम्फीबियस कमांडो हैं, ये खर्ग आइलैंड को हमला करके उस पर कब्जा कर लेंगे। तो ये उन्हें अमेरिका की जनता को, दुनिया को दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमने देखिए आखिरकार इस युद्ध में एक तीर मार लिया। अगर खर्ग आइलैंड पे ही कब्जा करना उनका मकसद था, तो ये तो युद्ध के पहले दिन उन्हें करना चाहिए था। वो तो अयतुल्लाह खामेनेई को मारने में लगे हुए थे, तेहरान की बिल्डिंगें गिराने में लगे हुए थे, बच्चियों के स्कूल में बमबारी करके उनको मारने में लगे हुए थे। भाई अगर आप, इसका मतलब है आपके पास कोई योजना नहीं है, इसका मतलब है आपके पास कोई वो नहीं था। कभी कहते हैं कि हम जीत गए, कभी कहते हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम जीत के रहेंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनके बारे में ये भी कहा लगा है कि हर घंटे अपना वक्तव्य बदलते हैं। इनकी साख वगैरह बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है इनकी। अमेरिका में भी इनकी रेटिंग काफी और ज्यादा नहीं गिरी, काफी कुछ इनकी रेटिंग अमेरिका में इनकी गिरी है डोनाल्ड ट्रंप की। तो इनके ऊपर जो है वो नवंबर का मध्यावधि चुनाव जो है वो तलवार की तरह लटका हुआ है। ठीक बात है। अगर नवंबर ये हार गए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की दुर्गति हो जाएगी, इनके ऊपर महाअभियोग भी चलेगा, इनके साथ ही जेडी वेंस, तुलसी गब्बार्ड वगैरह भी इनका साथ छोड़ देंगे। वो इस तरह के अपने कर्मों से पिट जाने वाले नेता का साथ क्यों देंगे? रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो लोग, तो रिपब्लिकन पार्टी भी इनका साथ छोड़ देगी। सही बात। हालात बहुत नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, मुझसे बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा, ये जो लोगो देख रहे हैं आप जस्ट संजय चैनल का, इस लोगो पे को यूट्यूब पे सर्च करिए, डालिए जस्ट संजय। मेरा ब्लॉगिंग का वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार उसको मेरे कहने से सब्सक्राइब जरूर करिए, सुनिए मेरी मस्ती की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।